सभी को नमस्कार। मैं कौशल कुमार और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद कौशल में। आज हम लोग पॉलिटी लेक्चर का वो वीडियो पढ़ने वाले हैं जो एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, और इस चैप्टर का नाम है स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य विधानमंडल। राज्य विधानमंडल में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे? गवर्नर पढ़ेंगे यानी कि राज्यपाल, उसके बाद विधानसभा, ठीक है, उसके बाद पढ़ेंगे विधान परिषद, उसके बाद पढ़ेंगे मुख्यमंत्री, ठीक है, और उसके बाद पढ़ेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद। इन सब चीज़ को जब हम लोग पढ़ लेंगे तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर हो जाएगा कंप्लीट। लेकिन इसके अलावा इसमें स्टेट लेजिस्लेचर में आपका उच्च न्यायालय भी आता है, जो जुडिशरी के अंतर्गत मैंने आपको पढ़ा दिया है। क्योंकि राज्य के अंतर्गत सबसे बड़ा कोर्ट जो है वो आपका उच्च न्यायालय होता है, और उच्च न्यायालय हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। पहले हम लोग देखते हैं स्टेट के बारे में क्या क्या हम लोग को पढ़ना है। स्टेट गवर्नमेंट यानी कि राज्य सरकार, जिसका जिक्र भारतीय संविधान के पार्ट 6 में है, भाग 6 में इसका जिक्र है, और आर्टिकल 152 से लेकर 237 तक भाग 6 आता है। स्टेट गवर्नमेंट में एक होती है विधायिका यानी कि लेजिस्लेटिव, जो कानून बनाती है। इसमें आ जाएगा विधानसभा और विधान परिषद, यही दोनों स्टेट गवर्नमेंट में कानून बनाती है। इसके बाद विधायिका द्वारा बनाए गए कानून का पालन करती है कार्यपालिका यानी कि एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव में आपका गवर्नर आ जाएगा। देखिए, गवर्नर आपका यहाँ भी आएगा, विधायिका में भी आएगा, क्योंकि बिना गवर्नर के साइन के कोई कानून बन ही नहीं सकता है। तो गवर्नर आपको एग्जीक्यूटिव में भी आएगा और लेजिस्लेटिव में भी आएगा, दोनों का पार्ट है गवर्नर। एग्जीक्यूटिव का पार्ट कैसे है? अगर मान लीजिए आपका मुख्यमंत्री सरकार में नहीं है, ठीक है, या फिर अविश्वास प्रस्ताव द्वारा इसे हटा दिया गया है, या कोई सरकार नहीं है राज्य में, तो गवर्नर जो है आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने की घोषणा कर सकता है, जो कि एक कार्यपालिका का काम है। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यानी कि गवर्नर जो है वो एज अ लेजिस्लेटिव भी काम कर सकता है और एग्जीक्यूटिव भी काम कर सकता है। उसका मुख्यमंत्री एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, कार्यपालिका का। राज्य मंत्री परिषद यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, और एक था महाधिवक्ता। महाधिवक्ता के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं आर्टिकल 165 में। महाधिवक्ता और महान्यायवादी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। न्यायपालिका जुडिशरी की बात करें तो राज्य में सबसे बड़ा कोर्ट होता है हाई कोर्ट। उसके नीचे आएगा अधीनस्थ न्यायालय, जिसमें आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी आ जाएगा, अधिकरण आ जाएगा, उपभोक्ता आयोग आ जाएगा, लोक अदालत और अन्य न्यायालय। ये सारे आपका न्यायपालिका के पार्ट हैं। तो हम लोग को पढ़ना क्या क्या है? हम लोग को सब चीज़ नहीं पढ़ना है। विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, अब महाधिवक्ता पढ़ चुके हैं, स्टेट हाईकोर्ट पढ़ चुके हैं। तो जिसमें मैंने टिक लगाया है बस वही पढ़ेंगे। विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर, मुख्यमंत्री और राज्य मंत्री परिषद, इतना ही चीज़ पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल 1 क्या बोलता है कि राज्यों का एक संघ होगा। राज्यों का संघ होगा हमारा भारत, यानी कि भारत जो है बहुत सारे राज्यों से मिलकर बनेगा। तो संघीय व्यवस्था होती क्या है? दो या अधिक स्तरों पर सरकार का होना। दो या अधिक स्तरों पर सरकार का होना। देखिए, हमारे 7वें शेड्यूल में कहा गया है कि जो ऐसा सूची जिसमें केवल सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाता है उसको संघ सूची बोलते हैं। ऐसा सूची जहां पर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाता है उसको राज्य सूची बोलते हैं। और ऐसा जिसमें सेंटर स्टेट दोनों बनाता है उसको समवर्ती सूची बोलते हैं। ये 7वां शेड्यूल में इसका जिक्र है, सूचियों का जिक्र है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। लेकिन संघीय व्यवस्था फेडरल के अनुसार कि सरकार दो या अधिक स्तरों पर गठित होगी। तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो सबसे ऊपर है सरकार वो है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट। और ये आपको याद रखना है, स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है संघीय व्यवस्था में। संघीय व्यवस्था में स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं होती है। स्थानीय स्वशासन की बात करें तो 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा इसे भारत में लाया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। 73वां संविधान संशोधन द्वारा पंचायत को, और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा नगर पालिका को हमारा इस फेडरल सिस्टम का पार्ट बनाया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, आगे बात करते हैं। आर्टिकल 249, देखिए हम लोग यहाँ पढ़ चुके हैं कि संघ सूची पर कानून बनाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, और राज्य सूची पर कानून बनाएगा स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है, राज्य सरकार। लेकिन जहाँ पर देश के हित का मामला हो वहाँ पर आर्टिकल 249 के तहत राज्यसभा जो है वो राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। वो स्टार्ट कर सकती है कि हम राज्य के किसी सूची पर अगर देश के महत्व का सवाल हो तो हम लोग क्या करेंगे,
राज्य के किसी सूची पर हम लोग सेंटर भी कानून बना सकता है, यानी कि राज्यसभा इनिशिएट कर सकती है कानून बनाने के लिए। वहाँ पर राज्य का जो पावर है थोड़ा सा कम हो जाता है, और इससे क्या हो जाता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का स्टेट गवर्नमेंट पर एक नियंत्रण भी नियंत्रण भी स्थापित हो जाता है। राज्य को लगेगा कि सारा कानून राज्य में वही बना रहा है, तो सेंटर का कानून थोड़ा वीक पड़ जाएगा। इसलिए सेंटर को राज्य पर थोड़ा सा नियंत्रण रखने के लिए ये आर्टिकल 249 बनाया गया है। सरकार ने केंद्र के जैसी ही व्यवस्था राज्यों के लिए भी अपनाई है, यानी कि जैसा आपको केंद्र में होता है वैसा ही आपको राज्य में भी होगा। देखिए हम लोग कैसे कैसे पढ़ेंगे। राज्यपाल पढ़ेंगे, गवर्नर। राज्यपाल कैसे पढ़ेंगे, देखिए हम लोग राज्यपाल की नियुक्ति देखेंगे, राज्यपाल की योग्यता, शपथ, शर्त देखेंगे, राज्यपाल की पदावधि वो देखेंगे, राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य देखेंगे, कार्यकारी शक्ति, विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति। राष्ट्रपति के पास 7 को शक्ति होती है, लेकिन राज्यपाल के पास केवल 4 होती है। तो ऐसी कौन सी 3 शक्तियाँ हैं जो राष्ट्रपति के पास है लेकिन राज्यपाल के पास नहीं है? तो वो शक्ति होती है मीडियम। मी से हो गया मिलिट्री पावर यानी कि सैन्य शक्ति, डी से हो गया डिप्लोमेटिक पावर यानी कि कूटनीतिक शक्ति, एम से हो गया इमरजेंसी पावर यानी कि आपातकालीन शक्ति। ये तीनों शक्ति जो है केवल राष्ट्रपति के पास होती है, राज्यपाल के पास नहीं होती है। राज्यपाल के पास 7 शक्तियों में से 4 शक्ति होती है, कार्यकारी, विधायी, वित्तीय और न्यायिक। इन सारी शक्तियों के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब देखिए और क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति के बारे में देखेंगे, राज्यपाल के कामकाज के मुद्दे देखेंगे और कंपेयर करेंगे राष्ट्रपति और राज्यपाल के वीटो पावर की, अध्यादेश जारी करने की शक्ति की और क्षमादान की शक्ति की। तीनों को हम लोग कंपेयर करके पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट्री सिस्टम जो होता है, संसदीय व्यवस्था, उसमें स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में एक रिलेशन होता है। जैसा हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट में स्थापित किए थे वैसा ही यहाँ पर होगा। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में तो हमारा प्रेसिडेंट था, तो यहाँ पर हमारा गवर्नर होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका पीएम होता था, तो यहाँ पर सीएम होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था, यहाँ भी आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपका महान्यायवादी था, महान्यायवादी, तो यहाँ पर आपको महाधिवक्ता होगा। सेंट्रल गवर्नमेंट में आपको सुप्रीम कोर्ट था, तो राज्य गवर्नमेंट में आपको स्टेट गवर्नमेंट में आपको हाई कोर्ट होगा। तो सारा चीज़ सेम है, जैसा वहाँ है वैसा यहाँ है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भी एक प्रोटेम स्पीकर होगा, यहाँ पर भी प्रोटेम स्पीकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा है, तो यहाँ पर विधानसभा है। सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा है, तो यहाँ पर विधान परिषद है। सेंट्रल गवर्नमेंट में जैसे लोकसभा का स्पीकर है, वैसे ही यहाँ पर विधानसभा का भी स्पीकर है। सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा का एक चेयरमैन है, सभापति, तो विधान परिषद में भी एक चेयरमैन है, सभापति। कुछ चीज़ नहीं है जो आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? देखिए सेंट्रल गवर्नमेंट में जो राज्यसभा का चेयरमैन होता है वो हमारा उपराष्ट्रपति होता है, उपराष्ट्रपति होता है। लेकिन विधान परिषद का चेयरमैन हमारा गवर्नर नहीं होता है, यानी कि गवर्नर या उप गवर्नर नाम का कोई ऐसा पोस्ट हमारे में नहीं है। ठीक है, इसलिए याद रखिए, थोड़ा सा कुछ कंपेयर करके चलिएगा। जो सेंट्रल गवर्नमेंट में होता है हमारे स्टेट गवर्नमेंट में ऐसा चीज़ नहीं है, वो भी हम लोग देखेंगे। और 99% अगर सेम है तो 1% डिफरेंट भी है। वो डिफरेंट वाला चीज़ याद कर लीजिए, एग्जाम में ज़्यादा पूछता है। अब समझिए, सेंट्रल गवर्नमेंट केंद्र सरकार की बात करें तो राष्ट्रपति जो है वो डी ज्यूरे है। डी ज्यूरे यानी कि राज्य का प्रमुख, संवैधानिक प्रमुख, नाम मात्र का मुखिया, नाम मात्र का प्रमुख, लेकिन रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक प्रमुख, सरकार का प्रमुख यानी कि डिफैक्टो, ये है प्राइम मिनिस्टर। अगर हम आपको बात करें नाम मात्र का मुखिया कौन था, राष्ट्रपति यानी कि डी ज्यूरे, डी ज्यूरे यानी कि नाम मात्र का प्रमुख। और रियल एग्जीक्यूटिव, वास्तविक प्रमुख का बात करें डिफैक्टो, तो ये हो जाएगा प्राइम मिनिस्टर। और इसे हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोलते हैं। इसे हेड ऑफ स्टेट बोलेंगे राष्ट्रपति को, और हेड ऑफ द गवर्नमेंट बोलेंगे हम लोग प्रधानमंत्री को। वही चीज़ अब हम लोग स्टेट में आ जाते हैं। नाम मात्र का प्रमुख हो जाएगा हमारा गवर्नर, राज्यपाल, डी ज्यूरे। राज्य प्रमुख, देखिए यहाँ राज्य का प्रमुख, यहाँ राज्य प्रमुख, इसे इंग्लिश में बोलेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, ये गवर्नर हो जाएगा। आपसे सवाल कैसे पूछेगा एग्जाम में? एग्जाम में आपसे पूछेगा हेड ऑफ स्टेट, या ऐसा लिखा रहेगा हेड ऑफ इंडियन स्टेट या इंडिया स्टेट, तो ये हो जाएगा राष्ट्रपति। इंडिया वर्ड नहीं लिखा है, केवल कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ स्टेट लिखा है, ये आपको गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा। थोड़ा सा डिफरेंस में आपको एग्जाम में आंसर चेंज हो जाता है और यहीं पर आप फंसते हैं। रियल गवर्नमेंट हेड जो कि राज्य में है, रियल या गवर्नमेंट हेड या इसको सरकार या वास्तविक प्रमुख बोलते हैं, तो ये चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री हो जाएगा डिफैक्टो।
ठीक है। रियल का मतलब फैक्ट मतलब वास्तविक में, वास्तविकता में जो प्रमुख है वो हमारा सीएम है राज्य में, और जो नाम मात्र का प्रमुख है वो गवर्नर है। इसी चीज़ पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। चलिए हम लोग गवर्नर के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले गवर्नर पढ़ेंगे। गवर्नर पढ़ लिए, समझिए बहुत बड़ा पोर्शन आपका समाप्त हो गया। गवर्नर यानी कि राज्यपाल, चीफ एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है ये। आर्टिकल 153 प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। हर एक राज्य में एक राज्यपाल होगा, ये व्यवस्था करता है आर्टिकल 153। ठीक है। 7वां संविधान संशोधन 1956 में आता है। ये दो बातें कहता है। ठीक है, एक तो ये गवर्नर के बारे में बोलता है, दूसरा ये हाई कोर्ट के बारे में बोलता है। 7वां संविधान संशोधन 1956 ये क्या बोलता है? एक व्यक्ति एक या अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है, यानी कि ऐसा हो सकता है कि कोई बिहार का गवर्नर है, वही गवर्नर आपका झारखंड का भी गवर्नर हो, उसे अतिरिक्त प्रभार दिया जा सकता है। दूसरा ये क्या बात बोलता है 7वां संविधान संशोधन, कि 2 या अधिक राज्यों के लिए हाई कोर्ट भी कॉमन हो सकता है, यानी कि ऐसा हाई कोर्ट है जो बम्बई का भी हाई कोर्ट है, मुंबई का भी हाई कोर्ट है, और ये आपको दमन और दीव का भी हाई कोर्ट है। महाराष्ट्र का भी हाई कोर्ट, दमन दीव का हाई कोर्ट सेम है। जैसे कलकत्ता का हाई कोर्ट और आपको पोर्ट ब्लेयर अंडमान निकोबार का हाई कोर्ट सेम है। क्यों? ये हमारा 7वां संविधान संशोधन 1956 ये व्यवस्था करता है कि 2 या अधिक राज्यों के लिए एक हाई कोर्ट की व्यवस्था होगी। आर्टिकल 241 क्या कहता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। आर्टिकल 241 क्या कहता है? आर्टिकल 155 बोलता है राज्यपाल की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। देखिए, यूएसए और कनाडा का व्यवस्था हम लोग देखते हैं क्या है। यूएसए में राज्यपाल का सीधा चुनाव होता है, लेकिन हमारे यहाँ सीधा चुनाव तो होता नहीं है। यानी कि हम लोगों ने यूएसए की व्यवस्था को नहीं अपनाई है, यूएसए की व्यवस्था को हम लोगों ने नहीं माना है। हम लोगों ने किसको माना है? कनाडा की व्यवस्था को। कनाडा की व्यवस्था क्या कहती है? केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा राज्यपाल का पद, यानी कि भारत ने कनाडा की व्यवस्था को अपनाया है। देखिए, तो भारत में राज्यपाल की नियुक्ति होती कैसे है? राज्यपाल की नियुक्ति भारत में ना तो सीधा निर्वाचन होगा, ना ही राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष चुनाव होगा। राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये वर्ड याद रखिए। अपॉइंटेड और इलेक्टेड में अंतर है। इलेक्टेड तो होता है यूएसए में, क्योंकि यहाँ पर चुनाव होता है, लेकिन नियुक्त किया जाता है कनाडा में। और कनाडा का नियुक्त वाला यानी कि अपॉइंट वाला तरीका हम लोगों ने अपनाया है, और वो अपॉइंट कौन करते हैं? हम लोग को राष्ट्रपति करते हैं। यानी कि राज्यपाल की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, और ये सीधा निर्वाचन नहीं है, इलेक्शन नहीं है, ये राष्ट्रपति की तरह अप्रत्यक्ष चुनाव भी नहीं है। ये समझ लीजिए केंद्र के द्वारा मनोनीत होता है, नॉमिनेटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी कि राष्ट्रपति जिसको मन चाहे उसको राज्यपाल बना सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये राज्यपाल जो है कहीं ना कहीं हमारे पीएम से भी सलाह ले सकते हैं। जिस राज्य में राज्यपाल आप नियुक्ति कर रहे हैं वहाँ के पीएम से सलाह आप ले सकते हैं। हरगोविंद पंत केस की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के अधीन रोजगार नहीं है। यानी कि जैसे नियुक्ति तो राष्ट्रपति कर रहे हैं, राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहे हैं राज्यपाल की, लेकिन क्या राज्यपाल अंडर में है? देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि राज्यपाल का पद कैसा है? इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस, यानी कि स्वतंत्र संवैधानिक पद है। स्वतंत्र संवैधानिक पद है, ये भी आपको याद रखना है। राज्यपाल का केंद्र के द्वारा नियुक्त होने से राज्य पर नियंत्रण आसान होता है। बस एक ही रीजन है कि राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति क्यों करता है? स्टेट पर कंट्रोल करने के लिए, राज्य पर कंट्रोल करने के लिए, बस, और कुछ नहीं है। आर्टिकल 154 क्या बोलता है? राज्यपाल की कार्यकारी शक्तियाँ। देखिए, 53 में हम लोग पढ़ लिए कि राज्यपाल की नियुक्ति, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होगा। 54 में राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, जो भी पढ़ रहे हैं यहाँ पे, राज्यपाल की कार्यकारी शक्ति, और 55 में राज्यपाल की नियुक्ति। आगे बढ़ते हैं। सरकारिया आयोग 1983 से 88, इसने क्या क्या सिफारिश किया था और इस सिफारिश को क्या हमने माना या नहीं माना, वो भी देखेंगे। राज्यपाल जो है, इसने कहा, सरकारिया आयोग 1983 से 88, इसने कहा कि एक्चुअली इसका डेट याद रखिएगा, सरकारिया आयोग 1983 में आया था, 1983 में बना था, लेकिन इसको रिपोर्ट प्रस्तुत करते करते बहुत सारी चीज़ें इसने कही थी, तो रिपोर्ट प्रस्तुत करते करते इसको थोड़ा टाइम लगा। इसने हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, बहुत सारी चीज़ों के बारे में बोला है, और ये सीएम के बारे में भी बोला है,
बहुत सारी चीज़ों में इसने अपना जो सुझाव दिया, लेकिन मानना नहीं मानना ये हमारे संसद का पार्ट है। संसद मानेगी या नहीं मानेगी, सरकार मानेगी, वो बात का बात है। लेकिन आयोग ने अपनी सिफारिश दी। इसने क्या दी? राज्यपाल जो है उस राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए बिहार का राज्यपाल है, बिहार का गवर्नर है, तो वो बिहार का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, वहाँ से बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। किसी क्षेत्र में प्रसिद्ध या प्रख्यात होना चाहिए, मतलब वो अगर राज्यपाल बन रहा है उसको फेमस होना जरूरी है। किसी भी क्षेत्र में वो फेमस हो, प्रख्यात हो, सत्तारूढ़ दल के नेता को राज्यपाल नहीं बनना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए जिसका गवर्नमेंट है वो उसी का अगर राज्यपाल हो तो नियम बनाने में पक्षपात हो सकता है, भेदभाव हो सकता है। सरकार जो चाहेगी वो नियम गवर्नर से पास करवा लेगी, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो सत्तारूढ़ दल का नहीं होना चाहिए। राज्यपाल की नियुक्ति के लिए विधान परिषद, मुख्यमंत्री, लोकसभा का परामर्श अनौपचारिक है। ये भी लिखा कि अनौपचारिक है, यानी कि लेना आवश्यक है, लेना ही चाहिए। विधान परिषद, मुख्यमंत्री और लोकसभा, इसका आप लोग को परामर्श लेना जरूरी है। अब देखिए आर्टिकल 157 से 58 जो है पात्रता और योग्यता बोलता है। ये क्या बोलता है कि राज्यपाल भारत का नागरिक होना चाहिए, पहला कंडीशन। दूसरा, इसकी मिनिमम एज 35 होनी चाहिए। आपको याद रखना है जब भी आप पॉलिटी पढ़ेंगे तो 3 चीज का आप याद रखिएगा। इसका एज 35 मांगता है, 3 ही चीज है जिसका एज 35 मांगता है। पहला चीज है आपको राष्ट्रपति, दूसरा चीज है उपराष्ट्रपति, और थर्ड चीज है राज्यपाल। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? राज्यपाल के लिए मिनिमम एज 35 चाहिए। संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य ना हो, यानी कि वो किसी भी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए ना तो विधानसभा विधान परिषद का भी नहीं होना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा का भी नहीं होना चाहिए, ना तो सदन का संसद का और ना ही राज्य विधानमंडल का सदस्य होना चाहिए। यानी कि अगर मान लीजिए वो राज्यपाल बनता है तो अगर वो संसद का या राज्य विधानमंडल का सदस्य है तो सदस्यता आप छोड़ दीजिए। यदि ऐसा होगा तो जिस तिथि को राज्यपाल का पद ग्रहण करेगा उसके पूर्व उसे संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य का पद छोड़ना पड़ेगा। चौथा, वो लाभ के पद पर धारण न करता हो और उसे राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए। यानी कि उसे राज्य का व्यक्ति नहीं होना चाहिए, यानी कि ये सरकारिया आयोग का बात माना है। राज्य के बाहर का व्यक्ति, सरकारिया आयोग ने यही कहा था, राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए राज्यपाल। तो इस बात को माना गया कि राज्यपाल राज्य के बाहर का व्यक्ति होना चाहिए और किसी लाभ के पद को धारण नहीं करता हो, यानी कि सरकार के अंदर कोई नौकरी नहीं करता हो, सरकार से उसे कोई वित्तीय पैसा वैसा नहीं मिलता हो, मंथली या ईयरली कुछ भी हो। शुड नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द हाउसेज, ये हम पहले बता चुके हैं, किसी भी हाउसेज का मेंबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेशन। यदि कोई व्यक्ति राज्यपाल के पद पर चुना जाता है तो तब उसे संसद या राज्य सदन की सदस्यता छोड़नी होगी। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति के लिए राज्य के मुख्यमंत्री का परामर्श भी लिया जाता है और केंद्रीय मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह देते हैं कि किसे हम लोग किस स्टेट का राज्यपाल रखें, चुने। तो ये भी आपको याद रखना है। फिर आर्टिकल 156 की बात करते हैं। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर रहता है, यानी कि जब तक राष्ट्रपति चाहे राज्यपाल रहेगा, नहीं तो जब राष्ट्रपति चाहे उसे अपने पद से हटा सकता है। यानी कि राज्यपाल का कोई फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस नहीं है, इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। जब राष्ट्रपति चाहे उसको उसके पद से हटा सकता है, इसलिए इसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं है। आपको आंसर यही मान, नो फिक्स टर्म ऑफ ऑफिस, मे बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट एट एनी टाइम। लेकिन याद रखिएगा अगर हटाया ना जाए, अगर राष्ट्रपति उसको ना हटाए, मान लीजिए राष्ट्रपति उसको हटा ही नहीं रहा है, तो जैसे ही 5 साल होगा उसका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। यानी कि अगर राष्ट्रपति नहीं हटाता है तो उसका कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष का होगा, लेकिन राष्ट्रपति जनरली उसको 5 साल नहीं रखता है, 5 साल से पहले ही हटा देता है, ज़्यादातर यही होता है। आर्टिकल 159 ओथ यानी कि शपथ के बारे में बोलता है। शपथ तो याद रखिएगा राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है, एकदम सेंटर से आपको याद रखना है। राष्ट्रपति को शपथ दिलाता था चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस। तो राष्ट्रपति के समकालीन है राज्यपाल, स्टेट में राज्यपाल है, और सुप्रीम कोर्ट की जगह हो जाएगा हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस यानी कि उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसे शपथ दिलाया जाता है। और ये शपथ क्या लेते हैं, देखिए, टू फेथफुली एग्जीक्यूट द ऑफिस, यानी कि ये निष्ठापूर्वक अपने ऑफिस को एग्जीक्यूट करेंगे, एंड टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ, यानी कि देश के संविधान को और कानून को ये प्रिजर्व करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे और डिफेंड करेंगे। यही राज्यपाल का काम है और इसी का वो शपथ लेते हैं।
इसका ऑफिस स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। लेकिन याद रखिएगा, राज्यपाल का जो ऑफिस है वो स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत आता है, राज्य सरकार के अंतर्गत आता है, लेकिन इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति करती है। ये इसकी नियुक्ति तो केंद्र सरकार करती है, लेकिन ये आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत, और ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन नहीं है। ये एक इंडिपेंडेंट पद है, ये किसी के भी अधीन नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस है, ये स्वतंत्र संवैधानिक निकाय है। आगे आते हैं, सैलरी की बात करें तो राज्यपाल की सैलरी संसद के द्वारा निर्धारित होती है। वर्तमान में इसकी सैलरी 3.5 लाख है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। रेजिग्नेशन की बात करें, ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। जो इनकी नियुक्ति करते हैं उसी को ये त्यागपत्र देते हैं। राष्ट्रपति ही इनकी नियुक्ति करते थे, भले ही किसी से परामर्श ले, वो अलग बात है। तो ये चूंकि इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति किए हैं, तो ये अपना त्यागपत्र भी राष्ट्रपति को ही देंगे। गवर्नर का जो ऑफिस होता है, ऑफिशियल रेसिडेंस, उसको राजभवन कहा जाता है, राजभवन, ठीक है, यानी कि यहाँ राज्यपाल रहेंगे। प्रेसिडेंट एक राज्य के राज्यपाल को दूसरे राज्य में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यानी कि ऐसा है, बिहार का कोई राज्यपाल है तो उसे झारखंड में, या झारखंड का यूपी में, यूपी के बिहार में, किसी को किसी में भी ट्रांसफ़र करने का पावर प्रेसिडेंट को है। यानी कि राष्ट्रपति के पास पावर है, वो किसी भी राज्यपाल को इधर से उधर कर सकते हैं। राज्यपाल को हटा भी सकते हैं, ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। राज्यपाल के पास उसको ट्रांसफ़र करने का पावर होता है। प्रेसिडेंट एक व्यक्ति को किसी राज्य के राज्यपाल के लिए री अपॉइंट भी कर सकते हैं। यानी कि देखिए, मान लीजिए बिहार है, बिहार में वो किसी को राज्यपाल रखे, चुने, अब इनका 5 साल खत्म हो गया, ये राज्यपाल से हट गए मान लीजिए, तो प्रेसिडेंट क्या बोलेगा, तुम फिर से राज्यपाल बनो। उसी व्यक्ति को दोबारा री अपॉइंट भी कर सकते हैं उस स्टेट के लिए। ये पावर भी प्रेसिडेंट के पास है कि वो एक राज्य से दूसरे राज्य ट्रांसफ़र कर सकते हैं गवर्नर को, और एक ही राज्य में गवर्नर को री अपॉइंट भी कर सकते हैं। यानी कि इनके पास ट्रांसफ़र का पावर तो है ही, री अपॉइंट करने का पावर भी है। आगे बात करते हैं, 7वां संविधान संशोधन 1956 पहले ही बता चुके हैं। ये आपको राज्यपाल के बारे में ही बोलता है, और ये हाईकोर्ट के बारे में बोलता है। ये बोलता है एक व्यक्ति एक या अधिक स्टेट का गवर्नर हो सकता है, और 2 या अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाईकोर्ट की व्यवस्था भी करता है 7वां संविधान संशोधन, ठीक है। और आर्टिकल 163 की बात करें तो राज्यपाल की मदद के लिए मुख्यमंत्री होगा और एक मंत्री परिषद होगा। यह आर्टिकल 163 बोलता है, ये बाद में पढ़ेंगे अच्छे से। आर्टिकल 164 क्या बोलता है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी कि मंत्री परिषद है, मंत्री परिषद, ये मंत्री परिषद सामूहिक रूप से कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू किसके प्रति उत्तरदायी होता है, विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली, और मंत्री परिषद इंडिविजुअली यानी कि व्यक्तिगत रूप से रिस्पॉन्सिबल होता है राज्यपाल यानी कि गवर्नर के प्रति। ये अगर सेंटर में देखें तो सेंटर में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर था कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होता था, लोकसभा। लेकिन हम बताए थे लोकसभा के जगह यहाँ पर विधानसभा है, इसीलिए स्टेट में यहाँ पर आंसर विधानसभा होगा, और इंडिविजुअली वहाँ पर होता था प्रेसिडेंट, तो यहाँ पर प्रेसिडेंट की जगह पर राज्यपाल है, तो यहाँ पर आपको राज्यपाल होगा। बस आपको सेंटर से रिलेट करके पढ़ना है, कुछ भी चीज़ पढ़िए। अब देखिए सेंटर में क्या होता है, तो वैसा ही चीज़ स्टेट में होगा, क्योंकि हमारे संविधान निर्माता ने सेंटर के जैसी ही व्यवस्था स्टेट में भी बनाई है। फंक्शंस या पावर्स ऑफ गवर्नर, गवर्नर की पावर, शक्तियाँ हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्चुअली देखिए, गवर्नर की, राष्ट्रपति के पास टोटल 7 शक्तियाँ होती हैं, 7 शक्तियाँ, लेकिन गवर्नर के पास केवल 4 शक्तियाँ होती हैं, 3 शक्तियाँ इसके पास नहीं होती हैं। तो वो पहले 4 शक्तियाँ कौन कौन है, एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यकारी शक्तियाँ, लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियाँ, जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियाँ, और फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। ये 4 शक्तियाँ हैं आपका गवर्नर के पास, और 3 शक्तियाँ केवल, निम्नलिखित 3 शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को ये शक्तियाँ प्राप्त नहीं है। इसका ट्रिक है मीडियम, MIDIEM। MI से हो गया मिलिट्री पावर, DI से हो गया डिप्लोमेटिक पावर, और EM से हो गया इमरजेंसी पावर, यानी कि सैन्य शक्ति, कूटनीतिक शक्ति और आपातकालीन शक्ति। ये तीनों शक्ति चूँकि हमारे देश के अखंडता के लिए बहुत ज़रूरी है कि राष्ट्रपति के पास हो, इसलिए ये तीनों शक्तियाँ केवल राष्ट्रपति को दी गई है, राज्यपाल को प्रदान नहीं की गई है। राज्यपाल इमरजेंसी प्रोविजन में आर्टिकल 356 के लिए अनुशंसा कर सकता है, राष्ट्रपति को रिकमेंड कर सकता है कि हाँ आप राष्ट्रपति शासन लगाइए, लेकिन लगाएगा राष्ट्रपति ही लगाएगा। राज्यपाल के पास केवल अनुशंसा का पावर है, लगाने का पावर नहीं है। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि इमरजेंसी पावर राज्यपाल के पास नहीं है।
तो चलिए एक एक करके हम लोग सारी शक्तियां देखेंगे। सबसे पहले पढ़ते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स यानी कि कार्यकारी शक्तियां। देखिए, राज्यपाल निम्नलिखित व्यक्तियों को अपॉइंट कर सकता है, नियुक्ति कर सकता है। कौन कौन है? देखिए, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री और महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल। देखिए, मुख्यमंत्री या अन्य मंत्री जो है वो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, लेकिन ऐसा सिर्फ बोलने के लिए है। जब तक मुख्यमंत्री या मंत्रिपरिषद अपना बहुमत साबित करता रहेगा तब तक राज्यपाल उसको नहीं हटा सकता। लेकिन एग्जाम में जब भी आपसे पूछेगा तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। वही महाधिवक्ता यानी कि एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165 में इसका जिक्र है। ठीक है, ये भी महाधिवक्ता भी आपको राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। जब राज्यपाल चाहे महाधिवक्ता को उसके कार्यालय से रिमूव कर सकता है। अब बात करते हैं राज्य चुनाव आयुक्त। क्या राज्य चुनाव आयुक्त भी राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत है? तो आंसर होगा नहीं, इसे राज्यपाल रिमूव नहीं कर सकता है। क्यों? इसे उसी प्रकार पद से रिमूव किया जा सकता है जिस प्रकार एक हाई कोर्ट के किसी जज को रिमूव करते हैं, यानी कि इम्पीचमेंट लगाकर ही रिमूव किया जा सकता है। इसे राज्यपाल रिमूव नहीं कर सकता है। तो आपसे पूछेगा मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री या महाधिवक्ता, ये राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर धारण करता है, यानी कि जब चाहे तब राज्यपाल इसको हटा सकता है, लेकिन बहुमत साबित कर रहा है तो नहीं हटा सकता है। राज्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो इसे राज्यपाल रिमूव नहीं कर सकता है। इससे उसी तरह सदन के द्वारा 2/3 बहुमत पेश करके हटाया जा सकता है, 2/3 मेजोरिटी दिखाकर। अब बात करते हैं राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष और अन्य सदस्य। याद रखिएगा, राज्यपाल राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष को भी नहीं हटा सकता है, राज्यपाल इसे भी रिमूव नहीं कर सकता है, इसे केवल राष्ट्रपति ही रिमूव कर सकते हैं। यानी कि देखिए, अगर आपसे पूछेगा राज्य लोक सेवा आयोग पे इम्पीचमेंट लगेगा तो नहीं लगेगा, इसको राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन राज्य चुनाव आयुक्त को राष्ट्रपति भी नहीं हटा सकता है। इस पर हाई कोर्ट के जज को जैसे हटाते हैं वैसे हटाया जा सकता है। तो सारा प्रक्रिया आपको याद रखना है। अब एक चीज़ और है, राज्यपाल राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए रिकमेंड कर सकता है, अनुशंसा कर सकता है, आर्टिकल 356 के तहत। यह भी आपका एग्जीक्यूटिव पावर्स में आ जाता है। अब हम लोग आते हैं लेजिस्लेटिव पावर। लेजिस्लेटिव पावर यानी कि विधायी शक्तियों के बारे में हम लोग थोड़ा जानते हैं कि विधायी शक्तियाँ राज्यपाल के पास क्या क्या होती है। देखिए, लेजिस्लेटिव पावर में अगर हम लोग बात करें तो गवर्नर जो है राज्यपाल, वो इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि यह राज्य विधानमंडल का एक अंग है। जैसे हम लोग संसद पढ़ते थे तो संसद में 3 चीज़ होता था, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति होता था ना। राष्ट्रपति भी संसद का अंग होता था। उसी तरह अगर हम लोग स्टेट में संसद के जगह पर पढ़ते हैं विधानमंडल, तो विधानमंडल में भी 3 चीज़ होगा, एक है आपको विधानसभा, विधान परिषद और एक होगा गवर्नर यानी कि राज्यपाल। यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर का भी गवर्नर एक पार्ट है। अब देखिए, हर स्टेट में विधान सभा तो है लेकिन हर स्टेट में विधान परिषद नहीं है, यानी कि विधान परिषद सारे स्टेट में नहीं है। जिस स्टेट में विधान परिषद नहीं है उसको बोलते हैं यूनिकैमरल, यानी कि एक सदनीय, और बाईकैमरल यानी कि द्विसदनीय ये होता है। ठीक है, अब एक सदनीय क्या होता है? जिसमें आपको विधान परिषद नहीं है। ठीक है, अब यूनिकैमरल में एक गवर्नर होगा, विधानसभा होगा, विधान परिषद नहीं होगा, और बाईकैमरल में गवर्नर होगा, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगा और विधान परिषद भी होगा, तीनों होगा। लेकिन ऐसे कौन कौन से राज्य हैं जहाँ पर बाईकैमरल है, यानी कि जहाँ पर विधान परिषद भी है? तो भारत में से 6 राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। विधान परिषद का गठन हर राज्यों में नहीं होता है। आर्टिकल 169 के तहत विधानसभा को इस्टेब्लिश और एबोलिश करने की शक्ति है, यानी कि इस्टेब्लिश करने की शक्ति यानी कि बनाने की शक्ति, स्थापित करने की शक्ति, और एबोलिश यानी कि समाप्त करने की शक्ति। ठीक है, अब देखिए एबोलिश कैसे कैसे हुआ। अभी फिलहाल 6 ऐसे राज्य हैं जहाँ पर विधान परिषद है। उसका ट्रिक है ताम्बुक। टी से हो गया तेलंगाना, ए से आंध्र प्रदेश, एम से महाराष्ट्र, बी से बिहार, यू से यूपी, के से कर्नाटक। इन 6 राज्यों में विधान परिषद है, बाकी सभी राज्यों में केवल और केवल विधानसभा है, बाकी कुछ नहीं है। आर्टिकल 169 के तहत हम लोग पढ़े हैं कि अगर किसी राज्य में, मान लीजिए अभी झारखंड चाहे तो कि मेरे यहाँ विधान परिषद होना चाहिए, तो झारखंड क्या करेगा? आर्टिकल 169 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करेगा, और इस प्रदत्त शक्तियों की से वो क्या करेगा? स्टेट में उसको क्या करना होगा?
2/3 मेजोरिटी, 2/3 मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा विधानसभा से, फिर वो जाएगा संसद और संसद में उसको सिंपल मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा। देखिए आगे हम लोग पढ़ेंगे इस मैटर पे, इसके बारे में आगे पढ़ेंगे। देखिए हाँ, एक चीज़ और आपको याद रखना है कि तमिलनाडु विधान परिषद पहले था, जो कि 1986 में इसको एबोलिश यानी कि समाप्त कर दिया गया। ठीक है, जम्मू कश्मीर में भी विधान परिषद था, लेकिन जम्मू कश्मीर जब आपका यूनियन टेरिटोरी बन गया, केंद्र शासित प्रदेश बन गया, वहाँ पर भी आपको विधान परिषद को 2019 में समाप्त कर दिया गया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर को यूनियन टेरिटोरी डिक्लेयर किया गया था। आगे बात करते हैं। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों के सत्र को आहूत यानी कि समन कर सकता है, बुलाता है। ठीक है, सत्रावसान कर सकता है, प्रोडोक्स सत्रावसान कर सकता है, और सत्र को वो वितरित भी कर सकता है, डिजॉल्व भी कर सकता है। ठीक है, यानी कि अब देखिए, ये तो विधानमंडल में कौन, विधानसभा केवल होगा, विधान परिषद नहीं होगा। क्यों? क्योंकि विधान परिषद एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। विघटित केवल और केवल आपको विधानसभा होगा, विधान परिषद विघटित नहीं होगा। क्योंकि विधान परिषद कैसा किस तरह बिहेव करता है, राज्यसभा की तरह। जिस प्रकार राज्यसभा एक स्थायी सदन है, उसी प्रकार विधान परिषद भी एक स्थायी सदन है, इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। प्रत्येक 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। आर्टिकल 169 के तहत विधान परिषद को एबॉलिश किया जा सकता है। बता दिए हैं, 1986 में तमिलनाडु को एबॉलिश किया जा चुका है और 2019 में जम्मू कश्मीर को एबॉलिश किया जा चुका है। राज्यपाल प्रत्येक वर्ष राज्य विधानमंडल के प्रथम सत्र यानी कि बजट सत्र को एड्रेस करता है। यानी कि यहाँ पर प्रत्येक वर्ष का मतलब क्या है, कैलेंडर ईयर या फिर फाइनेंशियल ईयर। तो ईयर का मतलब कैलेंडर ईयर नहीं है, ईयर मीन्स कैलेंडर ईयर है, ना कि फाइनेंशियल ईयर। याद रखिएगा, कैलेंडर ईयर की बात हो रही है। और बजट सत्र हम जानते हैं फरवरी मार्च के आसपास आपका स्टार्ट किया जाता है। तो उस बजट सत्र को भी हमारे राज्यपाल संबोधित करते हैं। ठीक है, एड्रेस करते हैं। राज्यपाल प्रत्येक आम चुनाव के बाद राज्य विधानमंडल के पहले सत्र को भी एड्रेस करता है। जितना बड़ा आम चुनाव होगा, उसके बाद कोई सरकार बन के आएगी, तो जो पहला सत्र होगा उस पहले सत्र को भी राज्यपाल संबोधित करता है। सेम जैसे राष्ट्रपति करता था। 2 सत्र के बीच, कोई भी 2 सत्र होगा, बताते 3 सत्र होता है, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। लेकिन किसी भी 2 सत्र के बीच में 6 महीना से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। गवर्नर कैन सेंड मैसेजेस टू द हाउसेज ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर विथ रिस्पेक्ट टू अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर और अदरवाइज। यानी कि ये अगर कोई बिल यानी कि कोई विधेयक पेंडिंग है किसी दोनों सदन में से किसी भी सदन में, तो गवर्नर एक मैसेज भेज सकता है कि देखिए विधानसभा के पास कोई बिल पेंडिंग है या विधान परिषद के पास कोई बिल पेंडिंग है, आप लोग इस बिल को जल्दी क्लियर कीजिए। ऐसा मैसेज भेज सकते हैं गवर्नर। आगे बात करें तो विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में, अगर मान लीजिए विधानसभा का अध्यक्ष यानी कि स्पीकर नहीं है और उपाध्यक्ष भी नहीं है, डिप्टी स्पीकर भी नहीं है, तो क्या करेगा, राज्यपाल किसी भी व्यक्ति को उठाएगा और उसको अध्यक्षता करने के लिए चुन सकता है। राज्य विधानसभा के किसी सदस्य को मीटिंग की अध्यक्षता करने के लिए चुन सकता है। ये पावर हमारे राज्यपाल साहब को है और ये भी एक लेजिस्लेटिव पावर है। आगे बात करते हैं। गवर्नर जो है राज्यपाल, वो विधानसभा के सदस्य की क्वालिफिकेशन के बेसिस पर अयोग्यता डिसाइड करते हैं। हम लोग जब पढ़ेंगे विधानसभा और विधान परिषद, तो देखेंगे विधानसभा का सदस्य होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, विधान परिषद का सदस्य होने के लिए क्या क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। अगर वो क्राइटेरिया को फॉलो नहीं करता है तो उसको राज्यपाल हटा सकता है, यही चीज़ बोल रहा है। लेकिन इसको हटाने के लिए विथ कंसल्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का परामर्श होना आवश्यक है। गवर्नर विधानसभा के सदस्य को क्वालिफिकेशन के बेसिस पर यानी कि जो योग्यता होता है, योग्यता के आधार पर हटा सकता है विथ कंसल्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ये सेम प्रेसिडेंट वाला था, प्रेसिडेंट वाला बताया था ना, आर्टिकल 102 के तहत राष्ट्रपति क्वालिफिकेशन के बेसिस पर डिस्क्वालीफाई कर सकता है, बताए थे लोकसभा या राज्यसभा के किसी सदस्य को, तो वो यहाँ पर आ गया। लेकिन याद रखिएगा, दल बदल के आधार पर अगर किसी को कोई मान लीजिए दल बदल लिया अपना, कांग्रेस से चला गया बीजेपी में, दल बदल वाला हम पूरे डिटेल में पढ़ा है पार्लियामेंट में, यहाँ नहीं पढ़ाएंगे, यहाँ पढ़ाएंगे तो टाइम वेस्ट होगा। दल बदल के आधार पर अगर डिस्क्वालीफाई करता है तो वो गवर्नर करेगा, गलत, ये करेगा स्पीकर यानी कि अध्यक्ष। ये आपको याद रखना है। 10वीं अनुसूची दल बदल कानून के आधार पर अयोग्यता का निर्णय विधानसभा का अध्यक्ष या विधान परिषद का सभापति द्वारा किया जाएगा। अगर मान लीजिए विधानसभा का सदस्य है तो अध्यक्ष करेगा, विधान परिषद का सदस्य है तो सभापति करेगा। उसको डिस्क्वालीफाई करने का तरीका दल बदल के आधार पर ये
गवर्नर के पास नहीं है, याद रखिएगा, ये पावर गवर्नर को नहीं है, याद रखिएगा। अब देखिए दल बदल किसको कह सकते हैं दल बदल? यदि कोई निर्वाचित सदस्य स्वेच्छा से किसी राजनीतिक दल की सदस्यता छोड़ देता है, दल बदल बोलेंगे। यदि वह अपने राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान या करता है या मतदान से दूर रहता है। मान लीजिए कांग्रेस का पार्टी है, कांग्रेस ने जो दिशा निर्देश दिया है कि आप ये करिए, इसको मतदान दीजिए, ये कीजिए, वो कीजिए, और उस निर्देश का पालन न करते हुए उसके अगेंस्ट काम करता है, तो उसको भी दल बदल माना जाता है। यदि कोई सदस्य जो स्वतंत्र रूप से निर्दलीय है और किसी दल में शामिल हो जाता है, ठीक है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? दल बदल में। निर्दलीय चुनाव लड़ा था तो आप किसी दल में शामिल क्यों हुए? अगला, यदि कोई मनोनीत सदस्य, कोई नॉमिनेटेड मेंबर है और 6 महीने के अंदर उसके 6 महीने की समाप्ति के बाद किसी राजनीतिक दल में शामिल होता है, तो उसको भी दल बदल मानेंगे। और अगर दल बदल हो गया है तो उसको लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर सीधा हटा सकता है, आप मंत्री नहीं बन सकते हैं, हटा देगा सीधा उसको। राज्यपाल विधानसभा के एक सदस्य को और विधान परिषद के 1/6 सदस्य को मनोनीत करते हैं। ये नॉमिनेशन वाला बात आ गया। हम लोग बताए थे कि 104वां संविधान संशोधन द्वारा क्या क्या किया गया। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आया, उसमें विधानसभा और लोकसभा, सेंटर में कौन था? लोकसभा, लोकसभा से 2 मेंबर जो चुने जाते थे, मनोनीत किए जाते थे, उसको हटा दिया, नॉमिनेशन खत्म कर दिया। अब नॉमिनेशन केवल राज्यसभा में है और विधान परिषद में है। केवल राज्यसभा और विधान परिषद में ही नॉमिनेशन का जिक्र है और कहीं भी नहीं है। 114 संविधान संशोधन में एक सदस्य जो एंग्लो इंडियन से आते थे उसके लिए नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया है। और 104वां संविधान संशोधन द्वारा SC ST का जो आरक्षित सीट है उसको 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया, 2030 तक बढ़ा दिया गया। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए, विधान परिषद में जो 1/6 सदस्य मनोनीत होते हैं उसको रिलेट कैसे करते हैं? उसको रिलेट करते हैं राज्यसभा से। राज्यसभा में जो मनोनीत होते थे उसका ट्रिक था लाश, LASS, लाश। L से हो गया आपको लिटरेचर यानी कि साहित्य, A से हो गया आर्ट यानी कि कला, S से हो गया साइंस यानी कि विज्ञान, और S से हो गया सोशल सर्विस, समाज सेवा। लेकिन यहाँ पर लाश में आपको एक C भी जोड़ देना है। विधान परिषद में, राज्यसभा में केवल लाश था, विधान परिषद में C एक्स्ट्रा हो जाता है। C का मतलब क्या होता है? कोऑपरेटिव मूवमेंट, सहकारिता आंदोलन, यही एक्स्ट्रा होता है। L का मतलब लिटरेचर यानी कि साहित्य, A का मतलब आर्ट्स यानी कि कला, S का मतलब साइंस यानी कि विज्ञान, और S का मतलब सोशल सर्विस यानी कि समाज सेवा। ये आपको याद रखना है। कोई भी बिल, विधेयक, एक्ट कब बनेगा? जब उस पर गवर्नर की सहमति हो। कोई भी बिल, एक्ट यानी कि अधिनियम या कानून, लॉ बनेगा जब उस पर एसेंट हो गवर्नर की। अब समझिएगा, जब भी कोई बिल राज्यसभा के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास भेजा जाता है तो राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन होता है। ऐसे प्रेसिडेंट के पास 3 ऑप्शन होता था, 3 ऑप्शन, लेकिन हमारे राज्यपाल के पास 4 ऑप्शन रहता है, 1 ऑप्शन एक्स्ट्रा रहता है। वो क्या है? पहला ऑप्शन कि वो बिल पर हस्ताक्षर कर दे। मान लीजिए कोई बिल विधानसभा से आया, फिर विधान परिषद में आया, विधानसभा में पास हो गया, विधान परिषद में पास हो गया, फिर आया हमारे गवर्नर के पास, राज्यपाल के पास, राज्यपाल उस पर साइन कर दिया तो वो बिल बन जाएगा, एक्ट हो गया। यहीं पर पहला कंडीशन अगर फॉलो कर गया तो एक्ट बन जाएगा। लेकिन दूसरा सिचुएशन क्या है? राज्यपाल अस्वीकृत कर दे, बिल को अस्वीकृत कर दे, तो बिल स्वतः समाप्त हो जाएगा, बिल समाप्त हो जाएगा। दूसरा, बिल को सदन में पुनर्विचार के लिए लौटाने का विकल्प, यही तो है इसका वीटो पावर। वीटो पावर के बारे में आगे पढ़ेंगे हम लोग बाद में। यानी कि सदन यदि विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के, अब देखिए, एक बार तो पुनर्विचार के लिए लौटा दिया, मान लीजिए विधानसभा, विधान परिषद आया, फिर आया गवर्नर के पास, गवर्नर फिर से इसको विधान परिषद के पास लौटा दिया, तो फिर विधानसभा से विधान परिषद से फिर गवर्नर के पास आएगा, तो दूसरी बार लौटा नहीं पाएगा, दूसरी बार उसको साइन करना ही पड़ेगा। सदन यदि विधेयक को संशोधन के साथ या तो कुछ संशोधन करके भेजे या बिना संशोधन के भेजे, दोनों सदनों से पारित करके राज्यपाल के पास भेजता है, तो राज्यपाल को सहमति देनी पड़ती है। दूसरा बार राज्यपाल पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता है। तो ये 3 विकल्प तो हमारे राष्ट्रपति साहब के पास भी होता है। एक चौथा विकल्प हमारे राज्यपाल के पास क्या है कि वो बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित रखने का विकल्प है। राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख देंगे कि ये बिल अब हम नहीं देखेंगे, वो बिल अब राष्ट्रपति देखेगा। आर्टिकल 201 के तहत राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है, सहमति रोक सकता है, या विधेयक को संसद में पुनर्विचार के लिए राज्य विधानमंडल के पास भेज सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास भी 3 ऑप्शन है कि वो साइन कर दे या वो साइन नहीं करे या वो भी पुनर्विचार के लिए भेज दे। तो देखिए, एक बार राष्ट्रपति अगर पुनर्विचार के लिए भेजेगा तो वो राज्यपाल के पास नहीं जाएगा। यानी कि देखिए, विधानसभा, विधान परिषद, गवर्नर,
अब ये गवर्नर भेज दिया प्रेसिडेंट के पास और प्रेसिडेंट पुनर्विचार के लिए भेज दिया विधानसभा। तो क्या विधानसभा फिर गवर्नर के पास भेजेगा? नहीं, विधानसभा से विधान परिषद आएगा, विधान परिषद से सीधा प्रेसिडेंट के पास आ जाएगा। गवर्नर की भूमिका समाप्त। जैसे ही गवर्नर ने अपनी चौथी शक्ति का यूज किया, गवर्नर की शक्तियां समाप्त हो गई है। जब कोई विधेयक सदन में वापस लौटाया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, तो उस पर 6 महीने के भीतर पुनर्विचार किया जाना चाहिए। संशोधनों के साथ या बिना संशोधन के सदनों में पारित विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए प्रस्तुत किया जाता है। राष्ट्रपति द्वारा किसी बिल को सदन में कितनी भी बार पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है, क्योंकि इस पर संविधान क्या है? मौन है, संविधान शांत है, चुप है, चुप्पी साधी हुई है। संविधान कुछ कहता ही नहीं है कि जब राष्ट्रपति पुनर्विचार के, देखिए गवर्नर जब पुनर्विचार के लिए भेजा था तो उसको दूसरी बार साइन करना पड़ा था, लेकिन गवर्नर ने भेज दिया राष्ट्रपति के पास, और राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए अगर भेजता है तो राष्ट्रपति बार बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। ऐसा कहीं जिक्र नहीं है कि राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए कितनी बार भेजेगा। इसलिए यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्ति हो जाती है असीम, आर्टिकल 201 के तहत। आगे बात करते हैं। निम्नलिखित 4 मामलों में राज्यपाल बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखता है। 4 मामला ऐसा है जब बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा। पहला, संविधान के उपबंध के विरुद्ध है। अगर वो बिल संविधान के उपबंध के विरुद्ध है तो वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा। दूसरा, देश के व्यापक हितों के विरुद्ध है तो भी वो राष्ट्रपति को दे देगा। राष्ट्रीय महत्व के लिए बिल है तो भी वो राष्ट्रपति को दे देगा। या संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित कोई बिल है तो भी राष्ट्रपति को दे देगा। क्या इस 4 मामलों के अलावा भी राज्यपाल राष्ट्रपति को दे सकता है अगर उसका मन किया तो देखिए यहाँ पर राज्यपाल का मन भी बहुत डिपेंड करता है। राज्यपाल का अगर मन है ना तो अपने मन से भी वो राष्ट्रपति को दे सकता है। इस पर कोई उंगली खड़ा नहीं कर सकता है। देखिए, कोई विधेयक राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना है या नहीं, यह राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति है। इस पर कोई प्रश्न नहीं उठा सकता, न्यायालय भी नहीं। ठीक है क्योंकि देखिए, अगर कोई सवाल उठाता भी है, मान लीजिए यदि कोई प्रश्न उठाता भी है, तो वहाँ पर फाइनल डिसीजन फिर राज्यपाल लेंगे। तो राज्यपाल अपना डिसीजन के विरुद्ध थोड़ी जाएगा। अंतिम निर्णय फिर स्वयं राज्यपाल का ही होता है। ऐसा संविधान में लिखा गया है। यानी कि राज्यपाल अगर किसी बिल में अपना चौथा पावर का यूज करता है, वो बिल को रख दिया राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित, उसका मन किया वो अपने बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया। सवाल उठाया, कोई सवाल उठा, बोला ये 4 मामलों में से किसी मामले में नहीं आता, फिर भी आपने राष्ट्रपति के लिए क्यों सुरक्षित रखा? तो राज्यपाल बोलेगा ये मेरा मर्जी, मैं राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख सकता हूँ। और जैसे ही कोई बिल वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखा, राष्ट्रपति के पास आ जाता है असीम पावर, वो बार बार पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो यहाँ पर हमारा विधानसभा या विधान परिषद नियम बनाने में पीछे हट सकती है, नियम नहीं बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा करता नहीं है। अगर उसे लगता है कि राज्य में कोई नियम बनाना जरूरी है तो वो क्यों ही पुनर्विचार के लिए भेजेगा, वो अपनी सहमति दे देते हैं। आगे बात करते हैं राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति क्या क्या होती है। पहला, तो राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक को आरक्षित करना, बता दिए आर्टिकल 201, राष्ट्रपति के लिए रख देगा किसी बिल को। दूसरा, राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना, आर्टिकल 356। देखिए इसके बारे में बहुत डिबेट हो चुका है पहले भी। क्या कहता है? आर्टिकल 356 को भीमराव अंबेडकर ने मृत पत्र कहा था, डेड लेटर्स कहा था। ठीक है, क्यों? क्योंकि यदि किसी राज्य में संवैधानिक मशीनरी विफल हो जाती है तो हमारा राज्यपाल जो है राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए आर्टिकल 356 के तहत राष्ट्रपति को भेजते हैं अनुशंसा, और राष्ट्रपति को ये जो अनुशंसा करते हैं इसके बेसिस पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं उस राज्य में, और यहाँ पर हो जाती है। अगर मान लीजिए जब मन किया तब वो अपना राष्ट्रपति शासन लगा देगा, क्या ऐसा होता है? तो नहीं। याद रखिएगा SR मुंबई मामला, इसमें क्या कहा कि ये जो राष्ट्रपति शासन लगाता है आर्टिकल 356 के तहत, वो न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आता है। यानी कि राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है परंतु राष्ट्रपति के पास नहीं है। यानी कि राज्यपाल चाहे तो इस 4 मामलों में से किसी मामले में अपनी विवेकाधीन शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं, राष्ट्रपति नहीं कर सकते। और देखिए क्या क्या कर सकते हैं। पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश, अगर मान लीजिए कोई भी पड़ोसी केंद्र शासित प्रदेश है, अगर वहाँ पर राज्यपाल को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, बतौर प्रशासक के रूप में दिया गया है, तो वहाँ पर भी वो काम कर सकते हैं। ये भी इनकी विवेकाधीन शक्ति है। AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। आप लोग कमेंट करके बताइएगा किस अनुसूची में इसका जिक्र है, कौन सी अनुसूची में AMTM का जिक्र है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो 4 ऐसे राज्य हैं, वहाँ का जो राज्यपाल होगा वो खनन उत्खनन की रॉयल्टी जो प्राप्त होती है
वो जिला जनजातीय परिषद को देय राशि तय करता है। कितनी राशि देगा उस रॉयल्टी का, वो कौन तय करेगा? ये राज्यपाल तय करेगा। ये भी एक प्रश्न है, कभी एग्जाम में पूछ दिया तो ये टफ हो जाता है। अब देखिए, तो ये 4 है राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति, जो राज्यपाल को तो प्राप्त है लेकिन राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्ति है परंतु राष्ट्रपति के पास नहीं है। 42वां संविधान संशोधन 1976 में आता है। राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य है, लेकिन याद रखिएगा राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह के लिए बाध्य नहीं है। और इसको लगा दीजिए, आप क्या लिख दीजिए? VVI। यहाँ हम लिखते हैं VVI, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एकदम भूलना नहीं है इस चीज को। आगे बात करते हैं राज्यपाल की वीटो शक्ति के बारे में भी देख लेते हैं। वीटो का मतलब होता है किसी बिल को स्टॉप कर देना, रोक देना, स्टॉप एन ऑफिशियल एक्शन, इसी को बोलते हैं वीटो। तो देखिए, सामान्य बिल और मनी बिल दोनों के केस में हम लोग देखेंगे। पहले सामान्य बिल में देखेंगे, फिर हम लोग देखेंगे मनी बिल में, और कंपेयर करेंगे सेंटर से। जैसे देखिए, सेंटर में क्या होता था, कोई बिल एक्ट बनता था जब उस पर राष्ट्रपति का साइन होता था। ये सामान्य बिल का बात कर रहे हैं। तो इसमें राष्ट्रपति के पास 3 ऑप्शन होता था कि वो बिल पर सहमति दे दे। अगर बिल पर सहमति देंगे तो बिल बन जाएगा एक्ट। दूसरा, बिल को अस्वीकृत कर दे, सहमति नहीं दे तो वो बिल एक्ट नहीं बन जाएगा, वो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। ठीक है। तीसरा पावर, राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा देते थे, कि राष्ट्रपति क्या करते थे, वो बिल जो अगर विधानसभा से विधान परिषद से आया तो वो वापस, राष्ट्रपति काम करे तो विधानसभा कहाँ से आएगा? लोकसभा, लोकसभा से राज्यसभा, राज्यसभा से प्रेसिडेंट, तो प्रेसिडेंट वो बिल को वापस लोकसभा भेज देंगे या जहाँ से स्टार्ट हुआ वहाँ भेज देंगे कि वो आप फिर से इस पर विचार कीजिए। लेकिन दूसरी बार आपको सहमति देना पड़ेगा। सदन यदि विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोनों सदनों द्वारा फिर से पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजता है तो राष्ट्रपति को सहमति देनी पड़ती है। अब आते हैं राज्यपाल का। कोई बिल एक्ट बनेगा जब राज्यपाल का साइन हो। ये है स्टेट में, तो ये था आपका सेंटर में, देखिए ये था आपका सेंटर में और ये है आपका स्टेट में। ठीक है। अब देखिए क्या होगा, राज्यपाल बिल को सहमति देगा तो बिल बन जाएगा एक्ट स्टेट में। बिल को अगर अस्वीकृत कर देगा तो बिल वहीं पर क्या हो जाएगा, समाप्त, खत्म हो जाएगा। और तीसरा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास, वो पुनर्विचार के लिए लौटा दे, जो राष्ट्रपति करता है। और राष्ट्रपति जैसा सेम इसके पास भी होगा, सदन यदि विधेयक को संशोधन के साथ या बिना संशोधन के दोनों सदनों द्वारा पारित करके फिर से भेजता है तो राज्यपाल को सहमति देना पड़ता है। अगर पुनर्विचार के लिए लौटाया तो दूसरी बार भी राज्यपाल को सहमति देना पड़ेगा। अब मान लीजिए चौथा ऑप्शन क्या है राज्यपाल के पास। इसके पास 3 ऑप्शन था राष्ट्रपति के पास, राज्यपाल के पास चौथा ऑप्शन क्या है कि वो राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखेगा आर्टिकल 201 के तहत। अब देखिए, राष्ट्रपति स्वीकृति देगा तो वो एक्ट बन जाएगा। अगर वो राष्ट्रपति अस्वीकृत कर देगा तो बिल वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अब राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, राष्ट्रपति वापस पुनर्विचार के लिए लौटा देगा जहां से वो आया है। याद रखिएगा, दोबारा यह विधेयक राज्य विधानमंडल से वापस आएगा तो सीधा राष्ट्रपति पर जाएगा, न कि राज्यपाल के पास। अब अगर दोबारा वो बिल बन के आएगा, चूंकि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दिया गया है तो राज्यपाल का सारा पावर खत्म, गवर्नर का सारा शक्ति वहां पर क्या हो गया, खत्म हो गया। अब सारा शक्ति राष्ट्रपति के पास आ गया तो वो बिल विधानसभा और विधान परिषद से पास होते हुए वो गवर्नर के पास नहीं जाएगा, वो सीधा जाएगा प्रेसिडेंट के पास, क्योंकि प्रेसिडेंट के लिए सुरक्षित है। सीधा राष्ट्रपति के पास जाएगा, न कि राज्यपाल के पास। अब देखिए, क्या राष्ट्रपति स्वीकृति देने के लिए बाध्य है? नहीं, बाध्य नहीं है। दूसरा बार वो बिल, चूंकि राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित विधेयक है, यहाँ पर राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। कितनी भी बार वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है, सामान्य बिल को, मनी बिल को नहीं। अब आते हैं मनी बिल के केस में क्या होता है। मनी बिल के केस में बिल राष्ट्रपति के पास जाएगा सेंटर में, देखिए बिल पर सहमति देगा या अस्वीकृत करेगा। तीसरा कंडीशन क्या था, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। देखिए, कभी भी कोई मनी बिल सेंटर में आता था केंद्र सरकार में तो वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के बिना नहीं आ सकता, यानी कि पहले प्रायर रिकमेंडेशन होता है। यानी कि अगर कोई मनी बिल आ रहा है तो उसमें प्रेसिडेंट का प्रायर रिकमेंडेशन होता है, पूर्व सहमति होता है। जब पहले ही राष्ट्रपति ने सहमति दे दिया है तो उसको पुनर्विचार के लिए क्यों लौटाएंगे? नहीं लौटा सकते। आप या तो स्वीकृति दीजिए या अस्वीकृत कीजिए, आप पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकते। ये बात आपको याद रखना, क्योंकि वो एक मनी बिल है, राज्य को पैसे की जरूरत है, देश को। अब वही चीज़ राज्य में बात करें तो वो काम करता है हमारा राज्यपाल, यानी कि राज्यपाल भी बिल को सहमति दे सकता है। जैसे ही बिल को सहमति देगा बिल बन जाएगा एक्ट। और ये मनी बिल का बात कर रहे हैं। बिल को अस्वीकृत कर सकता है
या बिल को, याद रखिएगा, बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि कोई भी बिल अगर स्टेट में आता है तो प्रायर रिकमेंडेशन क्या आता है, वो राज्यपाल के प्रायर रिकमेंडेशन से ही आता है, तो वो बिल को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है। राष्ट्रपति के विचार के लिए सुरक्षित रखता है, तो याद रखिएगा। चौथा ऑप्शन तो राज्यपाल के पास हमेशा रहता है कि वो बिल को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रख दे आर्टिकल 201 का यूज करते हुए। तो इसमें राष्ट्रपति के पास भी 3 ऑप्शन रहता है, स्वीकृत कर दे, अस्वीकृत कर दे, लेकिन तीसरा ऑप्शन यहाँ पर खत्म हो जाता है, पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता है, क्योंकि ये एक मनी बिल है। तो याद रखिएगा, मनी बिल को ना तो राज्यपाल ना ही राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए लौटा पाएगा, दोनों में से कोई नहीं लौटा पाएगा। यानी कि कोई भी बिल विधानसभा विधान परिषद के बाद राज्यपाल के पास जाता है, आर्टिकल 201 का यूज करके वो राष्ट्रपति को देता है और राष्ट्रपति एक्ट बनाता है, तो याद रखिएगा, जब राज्यपाल राष्ट्रपति को भेज देगा तो राज्यपाल की भूमिका समाप्त हो जाएगी, वहाँ पर पूरी भूमिका राष्ट्रपति की हो जाती है। आर्टिकल 213 के तहत अध्यादेश जारी करना, समझिएगा, जब राज्य विधानमंडल सत्र में ना हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है, प्रोमलगेट्स एट द ऑर्डिनेंस। हम लोग केंद्र सरकार में अध्यादेश पढ़ चुके हैं, राज्य सरकार में अध्यादेश रिलेट करके पढ़ेंगे, केंद्र से राज्य को रिलेट करके पढ़ेंगे। देखिए, राष्ट्रपति आर्टिकल 123 का प्रयोग करके अध्यादेश जारी करता है, वहीं राज्यपाल आर्टिकल 213, बस 2 और 1 को इंटरचेंज कर दीजिए, 213 का प्रयोग करके राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है। राष्ट्रपति अध्यादेश कब जारी करता है? जब एक या दोनों सदन सत्र में न हो। उसी प्रकार राज्यपाल कब जारी कर सकता है? जब एक या दोनों सदन सत्र में न हो। सेम है, दोनों का सेम है। आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। सेम यहाँ पर भी, आवश्यक परिस्थिति उत्पन्न हो जाए, सामान्य परिस्थिति में अध्यादेश जारी नहीं कर सकते। संसद की अधिकारिता तक ही कानून बनाया जा सकता है। राष्ट्रपति वहीं पर कानून बना सकता है जितना पावर संसद को है। यानी कि क्या राज्य सूची में कानून बनाएगा? गलत। जैसे राज्य सूची में कानून बनाएगा, अध्यादेश को कोर्ट जो है वो वैलिड नहीं करेगा, वो उसको शून्य कर देगा। यानी कि फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हो तो वहाँ पर भी कानून नहीं बना सकता है, मूल ढांचे का उल्लंघन हो वहाँ पर भी कानून नहीं बना सकता। यानी कि जो लिमिटेशन संसद के पास है कानून बनाने में, वही सीमाएं अध्यादेश पर भी है। अध्यादेश जैसा संसद कानून बनाने वाला पावर है वैसा ही है, लेकिन संसद वाला कानून से इसको कंपेयर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई अध्यादेश जारी होता है इसको 6 महीने के भीतर, 6 महीना या 6 वीक, देखिए आगे बताएंगे हम, उसको संसद से परमिशन लेना अनिवार्य होता है। अब देखिए, विधानमंडल की अधिकारिता तक ही कानून बनाया जा सकता है। देखिए, जिस प्रकार राष्ट्रपति संसद की अधिकारिता तक ही कानून बना सकता है अध्यादेश में, उसी प्रकार राज्यपाल विधानमंडल की अधिकारिता तक ही कानून बना सकता है। जैसे अगर मान लीजिए बोल दे स्टेट कोई संघ सूची में कानून बनाएगा तो नहीं, और राष्ट्रपति जिस प्रकार राज्य सूची में कानून नहीं बना पाता, उसी प्रकार राज्यपाल संघ सूची में कानून नहीं बना पाएगा अध्यादेश की तरह। फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हो तो वहाँ पर भी कानून नहीं बना पाएगा, मूल ढांचे का उल्लंघन हो तो वहाँ पर भी कानून नहीं बना पाएगा, और अगर बनाता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है, जुडिशियल रिव्यू की जा सकती है, याद रखिएगा। चौथा क्या है? राष्ट्रपति कभी भी इस अध्यादेश को वापस ले सकता है, तो राज्य में राज्यपाल भी इस अध्यादेश को कभी भी वापस ले सकता है। यह स्वैच्छिक शक्ति नहीं है, इसमें पीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश जरूरी है। तो उसी तरह यहाँ पर भी यह स्वैच्छिक शक्ति नहीं है, इसमें सीएम और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सिफारिश जरूरी होती है। यह एक टेम्पररी लॉ है, यह एक अस्थायी लॉ है, यहाँ पर भी एक टेम्पररी लॉ है। दिस मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द पार्लियामेंट विद इन 6 वीक फ्रॉम द डेट ऑफ द रीअसेंबली ऑफ द लोकसभा। जब लोकसभा वापस आती है, इसे 6 वीक के अंदर, ये 6 वीक को मैं अंडरलाइन कर देता हूँ, 6 सप्ताह के अंदर इसको परमिशन चाहिए पार्लियामेंट का, और तभी ये लॉ वैलिड माना जाएगा, नहीं तो 6 वीक के बाद ये स्वतः समाप्त हो जाएगा। यह एक टेम्पररी लॉ है, राज्यपाल द्वारा जारी किया गया भी एक टेम्पररी लॉ है। इसको राज्य विधानसभा के रीअसेंबल होने के 6 वीक के अंदर अनुमोदन चाहिए। जिस प्रकार इसको संसद के 6 वीक के अंदर अनुमोदन चाहिए, इसको राज्य विधानमंडल के रीअसेंबल होने के 6 वीक के अंदर अनुमोदन चाहिए। यानी कि राज्यपाल 3 मामलों में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। कब? जब यदि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है, यदि ऐसा लगे कि अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति का पहले परमिशन लेना जरूरी है, तो उस मामले में अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यदि राष्ट्रपति के विचार हेतु सुरक्षित हो वो मामला, तो वहाँ पर भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। यदि अधिनियम राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना अवैध हो तो भी अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। इस 3 मामले में राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। देखिए, 1967 से 81 का बात करें बिहार का, तो बिहार में 256 अध्यादेश जारी किया गया। 256, यानी अध्यादेश का
बेमतलब का मिसयूज किया गया। डीसी वाघला केस आता है 1986 में। ये क्या कहता है, यदि कोई अध्यादेश संविधान का उल्लंघन करेगा तो उसे रद्द कर दिया जाएगा। अर्थात विधानमंडल की विधायी शक्ति के विकल्प के तौर पर अध्यादेश को नहीं देखा जा सकता है। कोई भी अध्यादेश है तो उसको विधानमंडल का जो शक्ति है उसके संसद के इक्विवेलेंट नहीं ना होगा, उस शक्ति को संसद के इक्विवेलेंट नहीं मान सकते हैं। तो इसीलिए उस समय उस अध्यादेश को हम लोग नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं अगर वो संविधान का उल्लंघन करता हो तो। राज्यपाल की देखिए, राज्यपाल निम्न 3 रिपोर्ट सदन में पेश करता है। पहला, एसपीएससी यानी कि स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट यानी कि राज्य लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट, एसएफसी यानी कि स्टेट फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट यानी कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट, और नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट भी ये सदन में पेश करता है राज्यपाल। लेकिन याद रखिएगा, ये जो कैग है वो सेंटर वाला ही है, स्टेट वाला कोई कैग नहीं है। याद रखिएगा, देयर इज नो सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ कैग एट द स्टेट लेवल। जो कैग स्टेट लेवल के लिए काम करता है वही सेंट्रल लेवल के लिए भी काम करता है। कैग कोई अलग नहीं है, कैग केंद्र और राज्य दोनों के लिए सेम है। राज्य के लिए कोई अलग से कैग की व्यवस्था नहीं की गई है, इसलिए आप इसको याद रखिएगा। तो ये था हमारा लेजिस्लेटिव पावर। अब हम लोग आते हैं फाइनेंशियल पावर यानी कि वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर बजट यानी कि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रस्तुत करता है। संविधान में बजट शब्द का कहीं भी उल्लेख नहीं है। एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि वार्षिक वित्तीय विवरण का वर्णन है संविधान में, बजट शब्द का उल्लेख नहीं है। संविधान में कहीं भी फेडरल शब्द का उल्लेख नहीं है, कहीं भी जुडिशियल रिव्यू का उल्लेख नहीं है। याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू शब्द का भी उल्लेख संविधान में कहीं नहीं है, ना ही बजट शब्द का उल्लेख है। तो याद रखिएगा, राज्यपाल राज्य विधानमंडल के पटल पर बजट प्रस्तुत करता है लेकिन बजट वर्ड का उल्लेख संविधान में नहीं है। राज्य विधानमंडल में यदि कोई मनी बिल लाना हो तो यह राज्यपाल की पूर्व अनुमति के बिना नहीं लाया जा सकता। इसीलिए हम बोलते हैं जब भी मनी बिल आता है तो राष्ट्रपति हो या राज्यपाल इसको पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकती, क्योंकि ये पहले से ही उसका अनुमति से आया है। जब आप पहले अनुमति दे रहे हैं तो बाद में अनुमति क्यों नहीं दीजिएगा, देना पड़ेगा। राज्यपाल की सिफारिश के बिना अनुदान की मांग भी नहीं की जा सकती, ये भी आपको याद रखना है। राज्य के आकस्मिक निधि, 2 तरह का निधि होता है। पहला तो हो गया कंटिजेंसी फंड और दूसरा इमरजेंसी के लिए जो होता है, ठीक है। एक संचित निधि, एक आकस्मिक निधि। संचित निधि आर्टिकल 266 में जिक्र है और आकस्मिक निधि 267 में, ठीक है। तो आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना हो, ठीक है, आकस्मिक निधि से अगर पैसा निकालना हो तो गवर्नर का परमिशन, राज्यपाल की स्वीकृति अनिवार्य होती है। और आकस्मिक निधि से पैसा कब निकलेगा, जब भी आपके किसी अप्रत्याशित राशि के लिए जो अभी तक संविधान ने बजट में जिक्र नहीं किया और राज्य को उसकी जरूरत है, एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर, जो पहले नहीं देखा गया लेकिन अब राज्य को उसकी जरूरत है, उसी को बोलते हैं एनी अनफोर्सीन एक्सपेंडिचर। उसके लिए आकस्मिक निधि से पैसा निकालना जरूरी है, तो वहाँ पर गवर्नर की अनुमति आवश्यक है। गवर्नर चाहे तो वो पैसा नहीं भी दे सकता है अगर वो साइन ना करे तो। राज्यपाल प्रत्येक 5 वर्ष पर राज्य वित्त आयोग का गठन करता है, जो पंचायत और नगर पालिका के वित्तीय स्थिति को रिव्यू करती है। बताए थे कि हमारा जो आपको वित्त आयोग है, राज्य वित्त आयोग, पंचायत और नगर पालिका का चुनाव का अगर बात करें तो उसमें जो भी वित्तीय स्थिति होगा उसको रिव्यू करेगा। और एक राज्य चुनाव आयोग है, राज्य चुनाव आयोग, ये केवल पंचायत और नगर पालिका का ही चुनाव कराता है। इसके अलावा जितना भी चुनाव है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भारत सरकार का कराता है। अगर सीएम का चुनाव, मान लीजिए मुख्यमंत्री का चुनाव हो, एमएलए का चुनाव हो या एमपी का चुनाव हो, दोनों चुनाव कराएगा हमारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। चाहे भले ही क्यों एमएलए स्टेट के अंतर्गत आता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही इसका चुनाव कराता है। राज्य चुनाव आयोग की बात करें तो ये केवल पंचायत और नगर पालिका का चुनाव कराता है। उसी प्रकार राज्य वित्त आयोग है तो वो पंचायत और नगर पालिका की वित्तीय स्थिति को रिव्यू करेगी, ये पूरे राज्य की वित्तीय स्थिति को रिव्यू नहीं करेगी। और पंचायत और नगर पालिका में जो भी धन आवंटन का कार्य होगा वो धन आवंटन का कार्य करेगी राज्य वित्त आयोग। और वो धन आवंटन इस प्रकार से करेगी कि वो कोई पॉलिटिकल मैटर ना बन जाए, किसी दल को बुरा ना लग जाए, किसी दल को अच्छा ना लग जाए, ये देखती है वित्त आयोग। अब आगे आते हैं जुडिशियल पावर यानी कि न्यायिक शक्तियाँ।
ये क्या होता है? यह राज्य हाई कोर्ट की सलाह पर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जजेस की नियुक्ति, पोस्टिंग, प्रमोशन etc डिसीजन लेता है। यानी कि अगर मान लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जज की नियुक्ति करनी हो या पोस्टिंग करनी हो, प्रमोशन करना हो, तो वो डिसीजन हमारे राज्यपाल का होता है, राज्यपाल का पावर है। अब देखिए, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है और राज्यपाल की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 161 में। दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए, कोई भी केंद्रीय विधि के विरुद्ध अपराध किया हो तो वहाँ पर राष्ट्रपति अपना क्षमादान शक्ति का प्रयोग कर सकता है, और राज्यपाल अगर राज्य की विधि के विरुद्ध कोई अपराध किया हो तो राज्यपाल वहाँ पर अपनी क्षमादान शक्ति का प्रयोग किया जा सकता है, आर्टिकल 101 के तहत कर सकता है। देखिए कौन कौन सा राष्ट्रपति जो है वो क्षमादान शक्ति दे सकता है? पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रिमिशन, सस्पेंड, रिमिट, कम्यूट द सेंटेंस ऑफ एनी पर्सन कन्विक्टेड ऑफ एनी ऑफेंस। ये भी वो सारा चीज़ कर सकता है, राज्यपाल भी। और अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो आप राष्ट्रपति वाला वीडियो देख लीजिए, बहुत डिटेल में बताया है मैंने। कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस को भी माफ़ कर सकता है राष्ट्रपति, लेकिन कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड को राज्यपाल माफ़ नहीं कर सकता। हाँ, मृत्युदंड को स्थगित या पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। यानी कि राष्ट्रपति के पास राज्यपाल से ज़्यादा पावर होती है क्षमादान शक्ति की, क्योंकि कोर्ट मार्शल और डेथ सेंटेंस का पावर केवल और केवल राष्ट्रपति को प्राप्त है, राज्यपाल को प्राप्त नहीं है। आगे बात करते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जाएगी, न ही इन्हें गिरफ्तार किया जाएगा। यानी कि राज्यपाल जब तक अपने पोस्ट पर वैलिड है, अपने पद पर बैठा हुआ है, उसके विरुद्ध किसी भी प्रकार की कोई न्यायालय में आपराधिक कार्रवाई संस्थित नहीं की जा सकती, स्टार्ट नहीं की जा सकती, ना ही उनको गिरफ्तार किया जा सकता जब तक वो अपने पोस्ट पर हैं। हालांकि नागरिक कानून के अंतर्गत कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, सिविल मामले में कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है, लेकिन वो कार्रवाई प्रारंभ करने से 2 महीने पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा। इन्हें कार्रवाई प्रारंभ करने के 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा। यानी कि आप कार्रवाई करने जा रहे हैं तो 2 महीने पहले नोटिस दीजिए, 2 महीने बाद कार्रवाई होगा। ये एक बड़ा खास रूल है। दूसरा, किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धियां या भत्ता, मान लीजिए आप किसी को गवर्नर नियुक्त कर दिए हैं, उनका सैलरी बोल दिए 3.5 लाख रुपया बेसिक, मान लीजिए आपने ऐसा बोल दिया, बाद में जाकर बोलिएगा नहीं 3 लाख कर देंगे, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं। जब तक वो जिस पोस्ट पर रहेगा उसका सैलरी घटाया नहीं जा सकता, कम नहीं किया जा सकता। बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते हैं। यानी कि किसी राज्य के राज्यपाल की परिलब्धि भत्ता उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे। और राज्यपाल की अनुपस्थिति में राज्य हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अस्थायी तौर पर इनका कार्यभार संभालेंगे। अगर राज्यपाल नहीं है तो हाई कोर्ट का जो भी चीफ जस्टिस होगा वो राज्यपाल का कार्यभार संभालेंगे। जिस प्रकार सुप्रीम कोर्ट में भी वही होता था, राष्ट्रपति नहीं रहते थे, इनका कार्यपाल उपराष्ट्रपति संभालते थे। कौन संभालते थे? उपराष्ट्रपति। लेकिन राज्य में गवर्नर की जगह उप गवर्नर नाम का कोई पोस्ट है ही नहीं, तो यहाँ पर उप गवर्नर नहीं संभालेंगे बल्कि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संभालेंगे। थोड़ा कंपेयर करके पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा। तो राज्यपाल वाला जितना भी चीज़ था वो मैंने समाप्त कर दिया। अगला वीडियो में हम लोग मुख्यमंत्री और मंत्री परिषद पढ़ेंगे। तो देखिए आज का वीडियो आपको मेरा कैसा लगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फैलाइएगा। धन्यवाद।